नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। मर्द ख़वातीन हज़रात, काफ़ी अरसे से इस बात की तरफ निशानदेही की जा रही थी कि जनवरी का महीना है उसमें किसी न किसी तौर पर तब्दीली की सूरत हाल जो पैदा होगी। ये अमूमी तौर पर तज्ज़ियाती सूरत हाल में भी इसको लिया जा रहा था और हमारे लोग जो कि ये समझते थे कि सियासी तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं, उनका भी एक नुक्ता नज़र ये था कि कुछ महीनों के बाद इस मुल्क के अंदर एक ऐसे इनकलाब की सूरत हाल ज़रूर पैदा हो जाएगी जिसमें अवाम तंग आए हुए सड़कों पर निकल आएंगे। उनके यहाँ भी यही था कि एक अंदाज़ा, एक पीरियड होता है जो कि पाकिस्तान की आवाम को देखते हुए, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा करते हुए वो ये समझ रहे थे कि इस 3-4 महीनों के अंदर कुछ न कुछ गुल ज़रूर खिलेगा। लेकिन अहले नज़र की तरफ से आज से तकरीबन साल एक कबल ये बात बड़ी वार्निंग के तौर पर बताई गई थी कि मार्च के महीने के बाद जब फसलें अभी गंदम की आधी कटी होंगी और आधी जब भी पड़ी होंगी तो अज़ाब का एक अरसा शुरू होगा जो कि फिर जनवरी तक जाएगा। और इस दौरान न सिर्फ ये कि ज़मीनी आफतें और आसमानी आफतें आएंगी बल्कि इंसानों के दरमियान जो आपस की लड़ाई है वो इस सतह पर जा पहुँचेगी कि लोगों को उसका हल नज़र नहीं आएगा। वो बात कि यल्बसकुम शीयन कि तुम्हें हम ग्रोह में तकसीम करके युज़ीक बासकुम बासबात एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखाएँ। अमूमन होता था पहले कि आपस में हम लड़ा करते थे, थोड़े थोड़े लोग होते थे, ग्रोह होते थे, आपस में ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती थीं, मसालक की लड़ाइयाँ होती थीं। लेकिन अदारों की लड़ाई इस सतह पर आ जाए कि एक तरफ अवाम हो जाएं और दूसरी तरफ सारे के सारे अदारे मुत्तहद हो जाएं और फिर उसके बाद अवाम जो हैं वो चीखो पुकार करें लेकिन उनकी चीखो पुकार सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं अब बदलना शुरू हुई हैं और जनवरी का आखिरी हफ्ता इंतखाबात के ऐलान की जिसे गूंज सुनाई देने लग गई है, बल्कि इस गूंज सुनाई देने का क्या ऐलान कर दिया गया है। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो पहले भी अपने वादों से कभी भी जिसे कहते हैं सुरखरू नहीं हो सका और हमेशा अपने वादे बदलता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हालात की सूरत हाल ऐसी है कि जनवरी में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। एक बात बहुत अहम कि पाकिस्तान की मुक़्तदिर हल्के, पाकिस्तान की इस वक्त सियासत पर और सियादत पर छाए हुए मुक़्तदिर हल्के में से सियासतदान कोई भी नहीं है। कुछ टेक्नोक्रेट किस्म के लोग हैं जो एक हुकूमत बनाए हुए हैं और उनके पीछे पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना हाथ रखे खड़ी है। इनके लिए बहुत आसान था कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के दरमियान में किसी वक्त या नवंबर से पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा के अपने आप को सुरखरू कर लेते हैं। लेकिन शायद आँखों में और दिमाग में और दिल में कुछ और प्लानिंग मौजूद है जिसकी वजह से जनवरी तक उसको आगे ले जाया जा रहा है। मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है, आइए इसके 3-4 सिनेरियोस को देख के उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद नतीजा निकालेंगे कि जनवरी में क्या होगा और वो कौन सी ऐसी तब्दीली है कि जो अचानक लोगों को हैरान करके रख देगी। सबसे पहली बात यह है कि इन 4-5 महीनों के अंदर सोचा ये गया है कि पाकिस्तान के टैक्सेशन के निज़ाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान के एसेट्स को बेहतर बना लिया जाए। आज 2 से 3 घंटे कबल ही IMF की जो हेड हैं उन्होंने एक बात की है कि पाकिस्तान को टैक्स इकट्ठा करना चाहिए उमरा से और खुरबा को उसको रिलीफ देनी चाहिए। लेकिन शायद ये 75 सालों में नहीं हो सका, इसलिए गरीब आदमी जो है वही टैक्स देता है और वही कभी साबुन ख़रीदते ऊपर टैक्स देता है, कभी चीनी खरीदने के ऊपर टैक्स देता है, कभी दाल खरीदने के ऊपर टैक्स देता है, कभी पेट्रोल के ऊपर टैक्स देता है। आप खुद सोचें कि जो बंदा 2 लीटर पेट्रोल ख़रीदता है वो भी उतना ही टैक्स देता है और जो बंदा पूरी टैंकी फुल कराता है और उसकी 6 गाड़ियाँ हैं उनकी टैंकियाँ फुल कराता है वो भी उतना टैक्स देता है। ये पाकिस्तान वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ ऐसा होता है। अब क्या किया गया है? अब उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तरीका जो कि अमूमन किसी मुल्क की दुश्मनी करने वाले किया करते हैं वैसा किया गया है कि पाकिस्तान के जितने एसेट्स हैं उनको बेच दो और उसके बाद अमीरों को कुछ ना कहो। यानी इस मुल्क में अवाम की मलकियत की जो चीज़ें हैं उनको फ़रोख्त कर दो। अभी
3 बैंकों को फ़रोख्त करने के लिए कहा गया है कि ये मुल्क के बैंक हैं, इनको फ़रोख्त कर दे, जिनमें फर्स्ट वुमन बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है, एक तो और बैंक है। कई दफ़ा कहा है कि दुनिया में हमारे पड़ोस में भारत की हम मिसालें देते हैं कि वहाँ बहुत तरक्की हुई है। वहाँ 1959 में तमाम बैंकों को नेशनलाइज कर लिया गया था और आज तक वो नेशनलाइज हैं और वहाँ पर अवाम की जो दौलत है उसकी कस्टोडियन हुकूमत है। ये नहीं होता कि अवाम की दौलत एक किसी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के मैनेजर जो मालिक या UBL के मालिक के पास हो और वो हुकूमत को वो दे, कर्ज़े में दे और हुकूमत उसको अवाम से लूट मार करके सूद लेके वापस करे और फिर सूद अवाम को भी थोड़ा सा दे दे, ख़ुद भी लल्ले थल्ले करे। लेकिन एक तो ये हो रहा है। PIA की निजकारी के बारे में बहुत दिनों से सुन रहे थे। अब जो फवाद साहब को लगाया गया है, उनको एक ख़ास तौर पे टास्क दिया गया है कि कौन कौन से एसेट फ़रोख्त करके आप हमारी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं। ये माशी हालत कभी बेहतर नहीं होगी, इसलिए कि आज आपने घर का सासा बेच दिया और कर्ज़ा उतार के थोड़ी देर मुस्तकम हो गए तो कल क्या करोगे। टैक्स आप लगाएंगे नहीं, ना आप लगाना चाहते हैं, ना आप प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएंगे, ना आप ज़मीन पे टैक्स लगाएंगे, ना आप उन लोगों से टैक्स लेंगे कि जो कमाते हैं। दूसरी अहम तरीन बात ये सोची गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं उनको हम एक्सप्लोर करके उनके मुआहदात करके तो हम अपने आप को बेहतर बना लेंगे। उसके बारे में अब सोच शुरू हो गई है कि हैं ये तो कई सालों का प्रोजेक्ट है, उसमें तो हो सकता है लोगों के 4-4 टर्नओवर्स जो हैं वो सर्फ हो जाएं और 4-4 टर्नओवर कौन रहने देता है किसी को। तो एक तो वो भी। तीसरा IT के बारे में सोचा गया था कि IT बेहतर बना दी जाएगी, लेकिन IT के बारे में गुज़श्ता 30-40 साल से जो हमने काम किया है वो इतना भोंडा और फजूल है कि हम IT में कुछ नहीं कर सकते। हमारे IT के ग्रेजुएट डिग्रियां उठाते हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और हमेशा से चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए कोई स्कोप नहीं। ना हमने उनके लिए कोई ऐसे आउटलेट्स बनाए जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने हैदराबाद दक्कन के अंदर सिलिकॉन वैलीज़ बना दी और वो वहाँ बैठ के पूरी दुनिया का कारोबार करते हैं। और गुज़श्ता 1 साल में तो ऐसी हालत हुई है कि हर वो बंदा जो समझता था कि वो एहतजाज करता था और इसलिए पकड़ा गया, वो अपनी राय देता था इसलिए पकड़ा गया, और उसके बाद उसका भाई पकड़ा गया, उसकी बहन पकड़ी गई, उसकी माँ पकड़ी गई, तो वो एकदम उसने इस पाकिस्तान से अपने आप को जुदा कर लिया। क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जुलूस निकालने वाले, जलसा करने वाले, नारे लगाने वाले रेडी वाले नहीं थे, टांगे वाले नहीं थे, मज़दूर किसान नहीं थे, बल्कि वो थे जो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स थे, जो लम्स ग्रेजुएट थे। इसलिए एक और बेचैनी फैली। तो एक तो ये तीसरा काम भी आपसे नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अब आइंदा की सूरत हाल को अब देखना शुरू किया गया और सोचा गया कि अब तो हालात ऐसे हैं कि हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शंस में 4 किस्म के तरीके से धांधली की जा सकती है और लगता है कि शायद उस धांधली का आगाज़ तो हो चुका और किया जा रहा है, लेकिन शायद उस पर भी काबू पाया नहीं जा सकता। नंबर 1 तो जो इसको आप कहते हैं हल्का बंदियाँ। हल्का बंदी में ये होता है कि एक इलाके के वोट जो हैं, एक बंदे के वोट जो हैं वो दूसरे बंदे को डाले जा सकते हैं, दूसरे बंदे के तीसरे बंदे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुजरात की मिसाल लें, जैसे जाट और गुजर के दरमियान तकसीम है, तो जाट और गुजरों में से जाटों के वोट अलग कर दिए जाएँ और एक हल्का तख्लीक कर दिया जाए ताकि वहाँ से अगर कोई जाट खड़ा हो तो जीत जाए। इसी तरह मैंगल और उसके साथ साथ नोतज़ई का जो चागी का इलाका है, उसमें अगर नोतज़इयों के वोटों को ज़रा सा अलहदा कर दिया जाए और मैंगलों के लिए एक हल्का तश्कील दे दिया जाए तो मैंगल की एक सीट जो है वो जीत जाएगी और बंदा खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये बात जो थी ये 2022 तक चलती थी और शायद आपको अंदाज़ा नहीं कि आप इस हल्का बंदियों से भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो क्रॉस सेक्शनल है। 95, 96, 93 गुज्जर भी वोट देगा तो दूसरा जाट भी वोट देगा, नोतज़ई भी देगा तो मैंगल भी देगा, खटक भी देगा। तो ये आपको रियलाइज़ कम से कम हो जाना चाहिए इस वक्त तक कि ये हल्का बंदियाँ भी आपके कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं होंगी।
दूसरी चीज़ जो होती है कि प्री पोल रिगिंग, जिसको इसी को प्री पोल रिगिंग भी कहते हैं। दूसरी प्री पोल रिगिंग जो होती है कि लोगों को बिठा दिया जाता है। मतलब एग्जाम्पल, एक इलाके में अगर 6 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो किसी मुखालफ आदमी के हैं, तो उन 6 के 6 को खड़ा जाता है कि तुम खड़े रहो ताकि मुखालफ कैंडिडेट के वोट जो है तकसीम हो जाएं। और दूसरा ये होता है कि अपने कैंडिडेट के लोगों को बिठाया जाता है। ऐसा करने में भी अब इस वक्त नज़र ही नहीं आता कि वोट किसके हैं, अराइयों के वोट हैं या गुजरों के वोट हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा मुकम्मल तौर पर 2 मुख्तलिफ इंतहाओं में तकसीम हो गया। वह एक तरफ PTI के वोट हैं और एक तरफ बाकी वोट हैं, और वो अब इलेक्शन का वो फिनोमेना ही बदल चुका है। मैं खुद 5-6 दफ़ा इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरा हूँ, मुझे समझ आती है। तीसरा होता है नादरा के अंदर, जो उन्होंने अपना एक आदमी लगाने के बाद जो सोचा था कि नादरा के अंदर वोट्स की जो शनाख्ती कार्ड के मामलात हैं उनको किसी को तक मैनेज किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डिफेंस में रहता हूँ, मेरा वोट जो है वो शादबाग में रख दिया जाए या फलां जगह बंदा जाए। इसमें होता यह है कि बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, वो कहता है मैंने तो उसको वोट देना था। वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि अगर PTI अपने इलेक्शंस में कुछ लोग खड़े करते हैं तो इस किस्म के बेनाम से लोग होंगे कि जिनको वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से पड़ेगा। उसके ऊपर भी आप याद रखिए कि फ़र्क नहीं डलेगा, एक और मज़ीद जो है बेनामी की सूरत हाल या बदनामी की सूरत हाल है वो बन जाएगी। ऐसे लागत एक तो ये प्री पोल रिगिंग जो है वो शायद सक्सेसफुल ना हो सके। दूसरे नंबर पे होता है इंतज़ामिया के लेवल की रिगिंग। इंतज़ामिया के लेवल की रिगिंग के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि एक ख़ास मार्जिन होता है, उस मार्जिन से ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते। 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा की धांधली नहीं की जा सकती, किसी जगह नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन डे के ऊपर तो धांधली नामुमकिनात में से हो चुकी हुई है। इलेक्शन डे के ऊपर धांधली जो है अगर की जा सकती होती तो शायद पाकिस्तान के अंदर किसी तौर पर भी बेशुमार ऐसे रिजल्ट जो कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी वो ना आते। मसलन 2 चीज़ मैं आपको बता दूं, अब बार बार मिसाल दी है कि पहली दफ़ा बेनज़ीर को हराने के लिए IGI इकट्ठी की गई थी, लेकिन हालत ये हुई थी कि IGI जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 51 वोट सीटें ले सकी थी और बेनज़ीर के पास 82 सीटें थीं, और बावजूद हमारे दोस्त हमीद गुल की कोशिशों के वो इलेक्शन नहीं जीत सके थे। मुशर्रफ ने 2 साल नैब से रगड़ा दिलवाया सबको, और दिलवाने के बावजूद भी ज़फ़रुल्लाह जमाली के पास 13 वोट कम थे और बेनज़ीर से भीख मांगने को अब 12 वोट लिए गए थे। तो प्री पोल रिगिंग के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि नॉर्मली की जाती है कि 4 पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किए जाते हैं, 2 जो हक में होते हैं और 2 जो मुखालिफ होते हैं। मुखालिफ पोलिंग स्टेशन में ये किया जाता है कि अगर वहाँ उसके 100% वोट हैं तो वहाँ सुबह थोड़ी सी लड़ाई करा दी जाती है, पोलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, फिर दोपहर को करा दी जाती है, फिर शाम को करा दी जाती है, फिर आखिर में वोट डाले जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो भाग जाएं और वोटिंग ना करें। और जो हक के वाले होते हैं उनको दूर दराज ऐसी जगह पे लगाया जाता है कि जहाँ पर आसानी से धांधली की जा सके। एक और तरीका भी है कि अमूमन हमारे लोग जो हैं उन्होंने जो कि इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर अपने एजेंट्स रखे होते हैं जो वहाँ से अपने लीडर से पोलिंग एजेंट बन के आते हैं, और जब रिज़ल्ट तैयार होता है तो उसको खामोशी से दस्तखत कर देते हैं। लेकिन वो भी उस वक्त होता है जब आपके पास मार्जिन जो है वो कम हो, 25 से 30 हज़ार। इसका तजर्बा उन्होंने 3 दफ़ा करके देख लिया, नाकाम हुए। पहली दफ़ा हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनवाया गया, उसके साथ साथ कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, और उसके बाद सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और वो 20 सीटें जो कि इस्टेब्लिशमेंट की खरी और पक्की सीटें हुआ करती थीं, जिन्हें वो जितवाने के बाद कभी पीपल्स पार्टी को देते थे तो उसकी हुकूमत बन जाती थी, कभी उसको देते थे अपना नून लीग को देते थे उसकी हुकूमत बन जाती थी। उन 20 सीटों पर इमरान खान आराम से जीत गया और वो जो मार्जिन था वो तय ना हो सका। फिर उसके बाद 7-8 सीटें जो थीं वो ऐसी निकाली गई जहाँ PTV का मार्जिन बहुत कम था, अली अहमद ख़ान की सीट, इस और बहुत सारी सीटें, ताकि इसमें अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहाँ इमरान खान 7 की 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और में 6 सीटों में वो जीत गया। तो तीसरा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वाले दिन भी आपसे धांधली बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरा ये होता है कि स्प्लिट मैंडेट लाने की कोशिश की जाती है
कि किसी तरीके से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के इलाके में से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कुछ कराची में से मामला किया जाता है, कुछ जनूबी पंजाब के इलाके में मामला किया जाता है, वो भी बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसलिए कि मैंने पहली दफ़ा बलूचिस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी इमरान खान के जो हैं वो पोस्टर लगे हुए देखें। तो अब रियलाइजेशन आ गई है, क्योंकि गुज़श्ता 4 महीने की ज़बरदस्त किस्म की एंटी इमरान कैंपेन, उसको गिरफ़्तार करना, लोगों को गिरफ़्तार करना, पीटीआई के लोगों को बाकायदा अंदर रखना, फिर उसके बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, उनके कराने के बावजूद भी अवाम में सूरत हाल जो है वो नहीं हुई। तो अब इमरान खान की तरफ हाथ दोस्ती का बढ़ाया जा रहा है। हमारे दोस्त बहुत पुराने काजी हुसैन अहमद के साथ से हम को देखते चले आ रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी, इन्होंने एक ज़माने के अंदर शहबाज शरीफ की भी सुलह करवाई थी इस्टेब्लिशमेंट के, उनको बीच में डाला गया है। और वो आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगले जुमे को मैं CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर साहब को बताऊँगा कि क्या हैं, और आलिफ अलवी साहब के ज़रिए रास्ता दराज करने की कोशिश की जा रही है। आज 127 बंदों की जो 9 मई के मुजरिम थे KPK के, उनकी एक साथ ज़मानत हुई है। ये बहुत हैरानकुन वाक़या है। इसका मतलब ये है कि एक रियलाइजेशन आ गई है कि इमरान खान के बगैर ना यहाँ माशी तरक्की हो सकती है, ना यहाँ अमन कायम हो सकता है, ना यहाँ सियासी इस्तेकाम आ सकता है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक और किरदार बहुत अहम है, और वो है पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर। अमेरिका का सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान में इस मामले के अंदर बढ़ चढ़ के पूरे मुल्क में घूमता फिर रहा है, और वो समझता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त उस तरह उसका साथ देने के काबिल नहीं रह गई जिस तरह वो चाहते थे। उनके यहाँ तसव्वुर ये है कि स्वीकारने की तरह एक ऐसा एक्शन लिया जाए कि हम उनको लाइसेंस दे देते हैं। स्वीकारनों ने 10 लाख बंदा वहाँ मार दिया था और उसके बाद उसने हुकूमत की थी, लेकिन स्वीकारनों के इंडोनेशिया के साथ भारत नहीं था कि जहाँ उसके साथ मुकाबला हो। स्वीकारनों के साथ पड़ोस में ईरान और अफ़गानिस्तान नहीं था। स्वीकारनों का इंडोनेशिया जो था वो पूरे के पूरे जजीरों पे फैला हुआ था। लोग भाग के जाते भी तो कहाँ जाते, वहाँ पर एक शदीद किस्म की सूरत ऐसी पैदा हुई, और फिर आखिर सुहार्तो जो था, सुहार्तो को जो था स्वीकारनों को मार के आया था, तो सुहार्तो आखिर उसको जाना पड़ा, लेकिन पूरी वेल्थ जो थी वो मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं तबाह बर्बाद हो गई उसकी, और एक जिसे कहते हैं ख़ानदान की मलकियत बन के रह गई, और आखिर बहुत बदनामी से जाना पड़ा। लेकिन अमेरिकन जो है इक़्तिदार वहाँ कायम रहा। ये भी नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल का एक्शन 25 करोड़ के मुल्क के अंदर नामुमकिन सी बात हो गई। उसमें वो क्या कर गुजरेगा, कैसे कर गुजरेगा, कभी वो IG बलूचिस्तान से पंजाब से मिलता है, कभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलता है। गुज़श्ता दिनों में वो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप से भी जाके मिला है। उसके साथ उसकी तुम छल्ली जो है वो जो बरतानिया की सफ़ीर है वो भी उसके साथ मिली। इस सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनल हालात भी हमारे मुखालफ हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी कह रहा था कि सितंबर के अंदर इंडिया की तरफ से हमला कराने की कोशिश की जाएगी ताकि इसको डिस्टर्ब किया जा सके, और हालात जो हैं इस तरह के हों कि पाकिस्तान को अपने मुताबिक, अपनी डिक्टेशन के मुताबिक फ़ैसला करने पर मजबूर किया जाए। इस सारे मामले के अंदर इमरान खान अगर वापस आते हैं या उनको रिलीज़ किया जाता है, तो सबसे अहम तरीन बात यह है कि वो तमाम पार्टियाँ जिन्होंने 18 महीने के 20 महीने मिल के इस मुल्क पर एक ऐसी खौफनाक किस्म की हुकूमत की है कि जिससे उनका इमेज ख़राब हुआ है, वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब को जब इसका अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को 1 घंटे के अंदर वापस तलब कर लिया। नैब ने 80 केस वापस खोल दिए हैं। उनमें से खौफनाक तरीन केस जो है वो तोशाखाना का केस है, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को जेल में डाला गया था, और वो ये है कि आपने 2 गाड़ियाँ ली थी जिनकी इजाज़त नहीं थी। जरदारी के केस हैं, राशिद रज़ा गिलानी का केस हैं। क्या नैब साइमल्टेनियसली चलेगा? तो क्या उस दिन ब दिन जो पेशियाँ होंगी उस तरह इलेक्शन कैंपेन क्या चलेगी? तो ये 4 महीने बहुत सख्त हैं। इन 4 महीनों के आखिर में एक बहुत अहम बात कि अगर धांधली करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान में 60 से 70 हज़ार पोलिंग स्टेशन होते हैं। पाकिस्तान की डिप्लॉयबल फोर्स है ऐसी नहीं है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 से या 3 से ज़्यादा पुलिस वाले लगा दिए जाएं। अमूमन सिविल डिफेंस के रज़ाकार जो हैं उनको वर्दी पहना के वहाँ भेजा जाता है। जो रेंजर्स होते हैं वो रिज़र्व के तौर पर लगी होती हैं।
इसके साथ साथ फ़ौज इस वक्त इस पूरी तरह एंगेज है KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और मलेशिया एंगेज है और बॉर्डर के ऊपर एंगेज है कि आप सोच भी नहीं सकते कि फ़ौज को ख़ास तौर पे पोलिंग स्टेशन पे लगाया जाए। इस सारे पोरस सिनेरियो के अंदर अगर एक जगह ज़बरदस्ती धांधली करने की कोशिश की गई तो होगा ये कि एक ज़माने में 77 में 7 मार्च को धांधली की कोशिश की गई थी और 10 मार्च को उसका नतीजा निकल आया था कि हू का आलम तारी हो गया था सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में, और आगे फिर लोग खड़े हो गए थे। धांधली की कोशिश की गई तो ये अवामी रिवोल्ट आएगा, और एक ऐसा रिवोल्ट आएगा कि जो अपनी टर्म्स खुद डिक्टेट करवाएगा। वो तूफ़ान किसी से नहीं रुकेगा। और अगर धांधली की कोशिश न की गई तो इमरान खान आएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि लोगों को पोलिंग स्टेशन पे शिकस्त दो, और उस तरह शिकस्त दो कि लोगों को एहसास हो कि ये इलेक्शंस फ्री, फेयर और बग़ैर किसी तअस्सुब के हुए हैं। ऐसे में जो भी इस मुल्क की सियासत में आएगा वो अवाम का गिरबान उसके हाथ में होगा। अगर ना किया गया तो उसका गिरबान अवाम के हाथ में होगा, जो ये सब कुछ प्लान कर रहा होगा। ये मेरे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह रखा।